हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विजन आईएएस की करंट अफेयर्स। तो ये दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स है। न्यू मंथ की करंट अफेयर्स विजन आईएएस की हम लोग स्टार्ट करते हैं मंथली मैगजीन और पूरे फुल एनर्जी के साथ। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। इस बार पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 4 टॉपिक है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। सबसे पहले हम लोग पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के बारे में देखेंगे। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें न्यू आपको एक नॉलेज के रूप में आपको पता चलेगा। साथ ही यहाँ पे जुडिशरी में विमेन की कितनी पार्टिसिपेशन है, क्यों हमारे यहाँ जुडिशरी में विमेन की जो नंबर है वो इतना कम है, क्यों कैसे बढ़ाना है और क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। साथ ही इंफॉर्मेशन कमीशन की यहाँ पे कुछ रिव्यू भी देखने वाले हैं और एनआरआई को किस तरीके से क्या वोटिंग राइट्स दिया जा रहा है इलेक्शन में, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली जितनी भी मंथ की मैगजीन है, आई होप कि आप लोग ने सारे उसे कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टॉपिक है पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी। ठीक है, तो न्यूज़ में क्यों है पहले ये समझते हैं। रिसेंट जो यहाँ पे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लॉ के ऊपर जो प्रोटेस्ट हो रहा है फार्मर्स के द्वारा किया जा रहा है, इसी के कारण काफ़ी ज़्यादा डिबेट निकल कर आ रहा है ना, कि कैसे हमारे पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी जो है और एग्जीक्यूटिव के ऊपर वो इनइफेक्टिव हो चुकी है। देखिए, स्क्रूटनी क्या होता है। जब आप लोग कॉलेजेस में थे तो उस समय क्या होता था कि आप लोग एग्ज़ाम दिए, आप लोग की मार्क्स अगर अप टू द मार्क नहीं आई, आप लोग को लग रहा है कि नहीं इतने मार्क्स आना चाहिए, या फिर आप लोग फेल ही हो गए, पास भी नहीं कर पाए, तो उस समय आपको एक मौका दिया जाता है कि आप लोग स्क्रूटनी करा सकते हो। इट मीन्स क्या कि आप लोग रीचेक करा सकते हो अपने कॉपी को और फिर देखो कि आपको मार्क्स कितने आते हैं, वापस से आप पास होते हो कि नहीं और आपके मार्क्स वहाँ पे बढ़ते हैं कि नहीं। स्क्रूटनी बढ़ाने के लिए भी किया जाता है और कहीं कहीं पे जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनको एक और मौका दिया जाता है कि अगर आपको लग रहा है कि आप गलत तरीके से फेल हो गए हो, आप नहीं फेल हो सकते हो, आपका पेपर अच्छा गया था, तो आप स्क्रूटनी करा सकते हो। तो ये कॉलेजेस में कुछ कुछ आपको ऐसा प्रोविज़न देखने को मिलता है। यही सेम चीज़ हमारी जो है पार्लियामेंट में होती है। जब भी कोई कानून हमारे पार्लियामेंट में बनता है तो कानून बनने के पहले एक बिल पास किया जाता है, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो। सेम आपको स्टेट लेवल पे भी देखने को मिलेगा। स्टेट में आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन स्टेट में जो है सारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होते, तो जिस भी स्टेट में है उस स्टेट में आपको ये प्रोसीजर देखने को मिलेगा। तो जब यहाँ पे बिल आपका प्रस्तुत किया जाता है तो बिल में सारी बातों को देखते हुए जब हामी भरा जाता है, तो एक कानून बनाने से पहले, क्योंकि बिल जब एक्ट में कन्वर्ट होता है तो उससे पहले स्क्रूटनी भी होती है, या फिर कानून पास होने के बाद भी एक बार स्क्रूटनी होती है कि देख लीजिए इसमें क्या कमी है, क्या नहीं है, क्या ठीक है, क्या नहीं है। तो इसको कहते हैं स्क्रूटनी। अब देखते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में ये जो स्क्रूटनी का प्रोविज़न दिया गया है वो किस तरीके से है। अब पार्लियामेंट की अगर हम लोग स्क्रूटनी की बात करें तो पार्लियामेंट में आप लोग देखो कि होता क्या है। पार्लियामेंट में जितने भी एमपीज़ हैं, सारे लोग कौन है, तो पीपल्स के विल से गए हैं, यानी कि हम लोग उनको चुन के भेजे हैं ना, हम लोग उनको वोट दिए हैं, वो इलेक्शन जीते हैं और तब जाकर वो पार्लियामेंट में बैठे हैं। इसी के साथ साथ आप देखो कि लेजिस्लेटिव का भी कुछ रोल होता है और उनको यहाँ पे मैंडेट किया गया है कि गवर्नमेंट का जो भी काम है ना उसको हमेशा स्क्रूटनाइज करना, यानी कि उसको चेक एंड बैलेंस करते रहना, देखते रहना कि हाँ गवर्नमेंट सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ये जो पार्लियामेंट है ना हमारी सांसद, उसमें आप देखो कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं क्लोज या फिर कंटिन्यूस स्क्रूटनी के भी, कि वो यहाँ पे गवर्नमेंट के जो काम है ना उसको स्क्रूटनी करते रहते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए, टेक्निकल वर्ड में नाम लिखा रहता है। सबसे पहला यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी बिल लाया जाता है तो उसके ऊपर डिबेट होता है, डिस्कशन होता है। तो जब यहाँ पे बिल के ऊपर डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, तो सबसे पहले यहाँ पे किसी भी बिल में कोई भी टॉपिक से रिलेटेड होता है तो उसमें ये देखा जाता है कि लोगों के लिए और हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए क्या क्या इश्यूज़ है उसमें। साथ ही साथ उसमें जो है ना, जो भी समस्या है, जो भी समस्या को यहाँ पे एड्रेस करने के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर फार्म बिल को लेकर ये टॉपिक अगर न्यूज़ में आया है तो हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर फार्म बिल को ही लेकर। तो ये जो फार्म बिल आई थी, ये मेनली यहाँ पे एक एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको रिफॉर्म देखने को मिल रहा है। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे जब डिबेट डिस्कशन होता है तो यहाँ पे इस बिल को अगर प्रस्तुत किया गया है तो इसमें देखा जाएगा ना कि फार्मर्स को इस बिल से कितने फ़ायदे होंगे। जो फार्मिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा जो प्राइमरी सेक्टर होता है इकॉनमी का, उसमें कितना ज़्यादा लाभ होगा, क्या यहाँ पे एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, ये सारी चीज़ों की डिबेट एंड डिस्कशन होती है। सेकंड क्या होता है कि क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर क्या होता है, ये फर्स्ट आवर होता है बिजनेस का। हर एक दिन जब भी पार्लियामेंट का दिन स्टार्ट होता है, जैसे हर एक 3 सेशन होते हैं, तो बजट सेशन, आपका यहाँ पे मानसून सेशन और विंटर सेशन। हालांकि अभी विंटर सेशन को भंग कर दिया गया है, भंग इन द सेंस कि कह सकते हैं कि स्किप कर दिए है सरकार ने, कि इस बार विंटर सेशन नहीं होगा कोरोना को देखते हुए। तो इसके बारे में हम लोग जनवरी मंथ में ज़रूर पढ़ेंगे जो मैगजीन आएगा। तो अभी क्या है कि अभी क्वेश्चन आवर है, जैसे मान लीजिए कि अभी बजट सेशन स्टार्ट होगा, तो बजट सेशन में क्या होगा कि हर एक दिन जो है ना, दिन स्टार्ट कैसे होता है क्वेश्चन आवर के साथ। तो
1 घंटा जो होता है वो क्वेश्चन आवर का होता है, और इस दौरान क्या होते हैं ना कि जो भी मेंबर होते हैं वो यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस करते हैं गवर्नमेंट के एक्टिविटीज़ में, पॉलिसीज़ में, नेशनल और इंटरनेशनल जो भी स्फेयर है वो सारी चीज़ों को फोकस करते हुए क्वेश्चन आवर पे यहाँ पे काम होता है। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो क्वेश्चन आवर को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है वो आज से नहीं, वो 1991 से किया जा रहा है, और ये मोस्ट विजिबल आस्पेक्ट है पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी में क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहला बिल के ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन, सेकंड यहाँ पे है क्वेश्चन आवर, थर्ड क्या है पार्लियामेंट्री कमेटी। आप देखते हो कि पार्लियामेंट में बहुत तरीके के कमेटी भी होते हैं, तो हर एक चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके के कमेटी होते हैं। तो कुछ कमेटी आपके स्क्रूटनाइज करने के लिए भी होते हैं जो भी बिल यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे डिटेल स्क्रूटनी होता है, जो भी प्रपोज्ड लेजिस्लेशन है उसकी डिटेल स्क्रूटनी होती है। समटाइम्स आप देखोगे कि कमेटी जो है ना क्लोज डोर में भी वो मीटिंग करते हैं, यानी कि वो एक बंद कमरे में भी मीटिंग करते हैं, और अगर उनको बिल में किसी भी तरीके की त्रुटि नज़र आती है, कोई भी तरीके का यहाँ पे डिसएडवांटेजेस उनको लगता है, और ऐसा लगता है कि बिल में ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे समाज में हमारे लोगों को और हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, तो फिर वो इस चीज़ों को डिस्कशन करने के लिए एक क्लोज डोर में वो यहाँ पे डिस्कशन भी करते हैं। तो ये समझ गए आप कि कौन कौन से यहाँ पे टूल्स है। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी जो गवर्नमेंट की है वो कही जा रही है कि आज की डेट में इनइफेक्टिव हो गई है। इट मीन्स कि पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं? सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो पार्लियामेंट का सेशन है उसकी टाइमिंग और ड्यूरेशन को डिसाइड करना। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा आप देखोगे कि आर्टिकल 85 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो टाइम गैप है 2 सेशन के बीच में, अभी बताइए ना कि 3 सेशन होता है पार्लियामेंट का 3 सेशन क्या है, स्टार्ट होता है किसी भी साल के बजट सेशन से, क्योंकि अभी आप देखोगे 1 फरवरी को बजट हमारा 2021 के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। बजट सेशन होता है, उसके बाद मानसून सेशन होगा जो जून जुलाई में होती है, उसके बाद विंटर सेशन होता है जो नवंबर दिसंबर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेशन के बीच में मान लीजिए कि बजट सेशन और मानसून सेशन के बीच में मैक्सिमम जो यहाँ पे आपका गैप होना चाहिए वो 6 मंथ का होना चाहिए, इससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वही अगर हम लोग देखें कि ये एक गवर्नमेंट है जो कि ये डिसाइड करती है कि एग्जैक्ट टाइम और ड्यूरेशन क्या होना चाहिए पार्लियामेंट्री सेशन का, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर है, इनका काम है यहाँ पे कि एक सेशन है जैसे बजट सेशन है तो इसका मैक्सिमम टाइम और ड्यूरेशन क्या होना चाहिए ये इस कमेटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। साथ ही गवर्नमेंट को ये अलाउ भी किया जाता है कि वो पार्लियामेंट को कॉल कर सकते हैं, यानी कि अगर उनको लगता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन है, जैसे आप लोग देखते हैं कि कोई बिल को पास कराने में डेडलॉक अराइज हो जाता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे जॉइंट सिटिंग का प्रावधान भी है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी इंपॉर्टेंट चीज़ों के मुद्दे पर बात करने के लिए पार्लियामेंट को कॉल भी किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे आप देखो कि रिसेंटली क्या हुआ है कि विंटर सीजन जो पार्लियामेंट का है उसको अभी रोक दिया गया है, और क्यों रोक दिया गया है, कहते हुए कि कोविड-19 पेंडेमिक है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे कोई भी फिक्स कैलेंडर नहीं है सेशन का, यानी कि एक साल में कितने सेशन होंगे, 3 सेशन होंगे, लेकिन उसमें कितना मैक्सिमम दिन जो है वो बैठक होगी, बात होगी, कितने कम दिन बात होगी, ये सारी चीज़ों का एक आपको देखने को मिलेगा कि फिक्स्ड कैलेंडर नहीं है। साथ ही गवर्नमेंट के द्वारा जो है ना आप देखोगे कि कभी भी सेशन का जो डेट होता है ना वो शफल भी किया जाता है। इट मीन्स कि अगर कहा जा रहा है कि मानसून सेशन जो है वो स्टार्ट होगा 1 जून से, तो ऐसा भी हो सकता है कि सरकार इसको चेंज करके 8 जून से बोल दे कि नहीं 8 जून से मानसून सेशन स्टार्ट होगा, तो ऐसा भी किया जाता है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इसलिए कहा जा रहा है कि इनइफेक्टिव है पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी। टाइम और यहाँ पे ड्यूरेशन तो फिक्स होना चाहिए ना, बट ये कौन डिसाइड करता है, ये भी सरकार डिसाइड करती है। सेकंड है यहाँ पे डिसरप्शन, यानी कि क्वेश्चन आवर जो होते हैं हर एक दिन का जो स्टार्टिंग होता है पार्लियामेंट में वो क्वेश्चन आवर के साथ स्टार्ट होता है, लेकिन 16th लोकसभा अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन आवर जो है ना वो लोकसभा में फंक्शन किया था 77% जो कि शेड्यूल टाइम में था, वहीं राज्यसभा में देखें तो ये सिर्फ 47% ही यहाँ पे फंक्शन हुआ था। इट मीन्स कि आप लोग देख सकते हो कि क्वेश्चन आवर कितना ज़्यादा कम यहाँ पे काम कर रहा है राज्यसभा में। तो यही चीज़ें है कि टाइम लॉस जो यहाँ पे है वो इंडिकेट करती है लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, तो ये भी एक बात आप कह सकते हो। साथ ही ये 16 लोकसभा के बारे में बताया जा रहा है, 17 लोकसभा अभी चल रही है। तो लास्ट ईयर का जो लोकसभा था उसका पूरा डिटेल बताया जा रहा है कि क्वेश्चन आवर कितना काम किया, तो लोकसभा में 77% काम किया और राज्यसभा में मात्र 47% ही काम किया, 50% भी काम नहीं किया। तब तक कि आप सोचो कि 100% काम होना चाहिए। जब ये चीज़ें रखी गई है कि स्टार्ट जो होगा वो क्वेश्चन आवर के साथ होगा, तो क्यों नहीं क्वेश्चन आवर के साथ स्टार्ट होता है, ये दूसरी बात है। थर्ड है कि बिल को यहाँ पे पार्लियामेंट कमेटी के पास रेफर नहीं किया जाता है। आप ये चीज़ देख रहे हो, इस बार आप देख सकते हो कि जब से मोदी जी की सेकंड जो उनकी टर्म स्टार्ट हुई है, तो उस सेकंड टर्म में क्या है ना कि वो बहुत सारे ऐसे बिल है जो कि
बाईपास करते हुए वो पास करा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में उनका पूरा बहुमत है। राज्यसभा में भी मैक्सिमम जो वहाँ पे जो सांसद है वो मैक्सिमम जो एमपी है वो उन्हीं के पार्टी के हैं, तो उनको बहुत आसान हो जा रहा है किसी भी बिल को पास कराने का। तो वो यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी को बहुत सारे बिल जो है वो रेफर नहीं कर रहे हैं। 60% जो बिल आप देखोगे 14th लोकसभा में, और 71% जो बिल यहाँ पे 15th लोकसभा में था वो यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया जा रहा है। लेकिन अब ये कम हो चुका है, आप देख सकते हो कि 27% मात्र यहाँ पे 16th लोकसभा में दिया गया था। इट मीन्स कि 16th लोकसभा था जब पहली बार टर्म था प्रधानमंत्री मोदी जी का, 17th लोकसभा है जो कि सेकंड टर्म है मोदी जी का। तो आप देख रहे हो कि पार्लियामेंट्री कमेटी क्या करती है कि किसी भी बिल को चेक एंड बैलेंस करती है। बिल में मेनली क्या देखा जाता है, बिल में मेनली यही देखा जाता है कि इसमें कोई ऐसे प्रोविजन तो नहीं जिससे कि हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं लोगों को उसका हनन तो नहीं कर रहा है। साथ ही हमारे संविधान में जो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइंड है उसको, उसके जड़ों को तो नहीं उठा के फेंक रहा है। तो ये दो बातों पे देखा जाता है कि बिल में कोई ऐसे प्रावधान तो नहीं है। तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी को इसीलिए बिल पास किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आज की सरकार आप देख रहे हो कि पार्लियामेंट्री कमेटी को बिल पास नहीं कर रही है। 27% मात्र यहाँ पे पास हुआ है। लेकिन इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें यहाँ पे 60% जो है 14th लोकसभा में और 71% 15th लोकसभा में पास हुआ है। इसलिए ये चीज़ कहा जा रहा है ना कि इनइफेक्टिव है, सरकार अपने मन से ज़्यादा काम कर रही है, अपने मन से जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन आवर को जो है ख़त्म कर रही है, अपने मन से वो जो है बिल को पास करा दे रही है, और साथ ही साथ अपने मन से जो है ना टाइम और ड्यूरेशन वो सेट कर रही है, इसलिए इनइफेक्टिव कहा जा रहा है। साथ ही आप देखो कि क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि जो ये इफेक्टिव हो सके हमारी पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी। तो सबसे पहली बात है कि हमें यहाँ पे जो पार्लियामेंट का फंक्शन है ना उसको यहाँ पे एक्सटर्नलिटीज़ से बाहर निकालना होगा। यानी कि आप समझो कि जैसे ये पैंडेमिक के सिचुएशन रह गया ये 2020 में, तो पार्लियामेंट्री रूल्स जो है ना वो यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं कि उनका जो भी काम है अब उसको अलाउ किया जाए कि यहाँ पे कम नंबर ऑफ मेंबर के साथ भी वो यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं, या फिर फुल स्ट्रेंथ भी हो सके एमपीज़ का तो वो यहाँ पे हाइब्रिड मैनर पे कर सकते हैं। जैसे आप देखते हो कि कोविड-19 के कारण जो है ऑफिसेज में 50% जो है वो अटेंडेंस कहा गया है। बैंकों में भी आप देख रहे थे कि अल्टरनेट डेज में जो है लोग काम कर रहे थे। स्कूल में भी आप लोग देख सकते हो कि 50% अटेंडेंस के साथ स्कूल ओपन करने का यहाँ पे निर्णय लिया गया है। तो उसी तरीके से पार्लियामेंट्री सेशन भी होनी चाहिए, और पार्लियामेंट्री सेशन में 50% जो है एमपीज़ के साथ यहाँ पे पार्लियामेंट्री सेशंस को आगे बढ़ाना चाहिए। नंबर ऑफ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको कम कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे जो काम करने का तरीका है उसको करते रहना चाहिए। साथ ही पार्लियामेंट को यहाँ पे पावर है कि वो अपने प्रोसीजर को रेगुलेट करे, और सिटिंग और टाइमिंग क्या है गवर्नमेंट के हाथ में ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए, पार्लियामेंट के हाथ में ये चीज़ें होनी चाहिए कि एक पूरी फिक्स्ड कैलेंडर होनी चाहिए, और उसमें साल में कितने दिन बैठक होगी, कितने दिन कौन कौन से सेशन चलेंगे, ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट के हाथ में होना चाहिए कि वो इसको मेंटेन करे और इसके ऊपर डिसीजन ले। साथ ही एनुअल कैलेंडर तो सेशन का होना ही चाहिए। आप देखते हो कि किसी भी यूपीएससी का हर एक साल का एनुअल कैलेंडर आपको मिल जाता है पहले ही, और यूपीएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उन सब का आपको डेट पता चल जाता है पहले ही, और उसी डेट पे सारा काम होते ही चलता है। जो आप देखते हो यूपीएससी का काम बहुत स्मूथली चलता है। ठीक है, ये पहली बार ऐसी पैंडेमिक की सिचुएशन थी जिसमें कि यूपीएससी जो है थोड़ा सा डिले कर दी, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था। लेकिन यूपीएससी की एग्ज़ाम हुई थी 4 अक्टूबर को, और बहुत अच्छे तरीके से हुई थी, कोई कंप्लेन भी निकल कर नहीं आया था। तो यही सारी चीज़ें, यही सारी बातें हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से यूपीएससी एक ऐसी बॉडी है जो कि खुद को मैनेज करके चलती है। तो वही चीज़ पार्लियामेंट में भी होना चाहिए कि एक एनुअल सेशन जो है, जब भी कोई सेशन स्टार्ट हो, एक साल स्टार्ट हो, तो 3 जब सेशन होनी है तो उसकी एनुअल कैलेंडर होनी चाहिए। जैसे कि आप देखो कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है, वो अपना एनुअल कैलेंडर रिलीज़ करते हैं। तो इसी तरीके से हमें इंडिया में भी करना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ सिटिंग जो है ना वो फिक्स्ड होना चाहिए, यानी कि कितना कम से कम बैठक हो। जैसे स्कूल ओपन होता है तो आपको एक महीने में कम से कम 20 दिन क्लासेस होनी चाहिए। इसी तरीके से एक सेशन में कम से कम कितने दिन यहाँ पे बैठक होनी है, ये चीज़ें फिक्स होनी चाहिए। साथ ही साथ आप देखो इसी को एड्रेस करने के लिए नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था कि जो लोकसभा है ना उनका एटलीस्ट 120 सिटिंग होना चाहिए एक साल में, और राज्यसभा का यहाँ पे 100 सिटिंग होना चाहिए। तो ये तो बताया गया है नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, लेकिन फिर भी ये फिक्स तो है नहीं, इसको फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही शैडो कैबिनेट, शैडो कैबिनेट क्या होता है, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को पार्लियामेंट में इम्प्रूव करने के लिए
जो अपोजिशन है कुछ कंट्रीज़ में जैसे कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उनके द्वारा कुछ शैडो कैबिनेट बनाया गया है। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है ना कि जो अपोजिशन के एमपीज़ होते हैं वो कुछ सर्टेन पोर्टफोलियो को जैसे गवर्नमेंट क्या काम कर रही है तो उनके पोर्टफोलियोज़ को, उनके परफॉर्मेंस को और उसका ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ों को सजेस्ट करते हैं और ट्रैक भी करते हैं। इससे डिटेल ट्रैकिंग होती है और सारे मिनिस्ट्रीज़ की स्क्रूटनी भी होते रहती है। तो इससे क्या होता है ना, चेक एंड बैलेंस होता है। जैसे आप देखो, आप एक स्टडी करते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, अपना आंसर राइटिंग करते जा रहे हो, प्रीलिम्स की जो कोई भी पेपर आपको मिल रही है टेस्ट सीरीज़ की, उसको आप सॉल्व करते जा रहे हो, लेकिन आप जो क्वेश्चंस लिख रहे हो उसका आप किसी से चेक नहीं करा रहे हो, ठीक है। और दूसरी बात है कि आप प्रीलिम्स में टेस्ट दे रहे हो, आपका कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप टेस्ट देने के बाद आप खुद भी नहीं चेक कर रहे हो कि आपका कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि आप खुद को स्क्रूटनाइज नहीं कर रहे हो। कोई आप अगर आप मेंस क्वेश्चंस के आंसर लिख रहे हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी से उसको चेक कराओ। जब आप चेक कराओगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप कितना सही लिख रहे हो, कितना गलत लिख रहे हो। क्योंकि हर बच्चा जो आंसर लिखता है ना, एक समय के बाद वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि आप जो लिख रहे हो सही लिख रहे हो, बट आप क्या एग्ज़ाम के नीड्स के अकॉर्डिंग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, इस चीज़ को समझने के लिए आपको चेक एंड बैलेंस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही चीज़ यहाँ पे भी की गई है कि सरकार जो यहाँ पे काम कर रही है, जो भी मेजोरिटी में है सरकार, वो जिस तरीके से काम कर रही है उनको लगता है कि वो सारा काम सही कर रही है, लेकिन अपोजिशन में भी है उनको ट्रैक करने के लिए, ट्रेस करने के लिए कि वो कौन कौन सा काम सही कर रही है कि नहीं कर रही है। अब इसी से मुझे याद आया कि मैं आज के लिए आपका क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस नहीं की हूँ, इस टॉपिक को कंप्लीट करती हूँ, फिर आपका क्वेश्चंस को डिस्कस करती हूँ कि आपका मेंस का आंसर राइटिंग का क्वेश्चन आज क्या है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कि कुछ सर्टेन प्रोविजंस जो एंटी डिफेक्शन लॉ को है उसको हम लोग को चेंज करना है। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून, आप लोग देखते हो कि कोई मंत्री जो है ना अपने पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी को जाके मिल जाती है, ये काम बहुत होता था। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए एक अलग से हमारे संविधान में शेड्यूल ऐड किया गया जिसको 10th शेड्यूल कहते हैं, और इसका 52nd अमेंडमेंट के साथ इसको आपका लाया गया। इसमें कुछ प्रोविज़न रखा गया और एक केस आपको याद रखना है जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ रिलेटेड है। ये सुप्रीम कोर्ट की एक केस है कि होतो होलोहन वर्सेस जचिलू 1992 का, ठीक है। इसमें ये एंटी डिफेक्शंस लॉ को हाईलाइट किया गया था कि कोई भी पार्टी जो है ना कोई भी मेंबर अपने पार्टी के अगेंस्ट में वोट नहीं करेंगे, कोई भी मेंबर अपने पार्टी के अगेंस्ट में नहीं बोलेंगे, ये चीज़ें थी। जो बोलते हैं उसको निष्कासित कर देना है, डिफेक्शंस उनको हटा देना है। तो यहाँ पे कुछ अच्छा प्रोविज़न होना चाहिए। आप आज के डेट में जो प्रोविज़न देखोगे वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी प्रोविज़न देखने को मिलता है, तो कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि जो पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी है गवर्नमेंट की, ये सिर्फ इसलिए ये क्रूशियल नहीं है कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी बने रहे। इट मीन्स कि सरकार क्या काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ दिखाने के लिए काम करे, सरकार रियल में काम करे, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है कि आप घर में अगर हो तो इट मीन्स ये नहीं होता है कि आप अपने पेरेंट्स को, बड़े भाई बहन को दिखाने के लिए बुक खोल के बैठे रहो, नहीं, आप खुद को ज्ञान देने के लिए पढ़ो। आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है इसलिए खुद के लिए पढ़ो, किसी और को मत दिखाओ। चाहे घर में कोई रहे या ना रहे, आप अपना काम करो, पूरे सच्चे और ईमानदारी के साथ करो, उसको अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पे सरकार की भी अकाउंटेबिलिटी को ही सिर्फ देखने के लिए नहीं होता है, बल्कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लॉ है जो बनाई जा रही है ना, उसको इम्प्रूव करने के लिए भी पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी होती है। तो जितना अच्छा हमारा पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का इंस्ट्रूमेंट होगा, जैसे कि क्वेश्चन आवर हो गए और जो टाइमिंग को एनुअल कैलेंडर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर फिक्स्ड होती है, उतना अच्छा खासा हमारा जो इम्प्लीमेंट चैलेंज है ना वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी आप लोग समझ गए। आप लोग स्टार्टिंग में ये सोच रहे होंगे कि कहाँ पे आपको ये लक्ष्मीकांत में देखने को मिलेगा पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के बारे में, बट छोटे से कॉलम में दिया गया है लक्ष्मीकांत में, बट ये डिटेल में आपको यहाँ पे पता चला कि इस पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी होता क्या है। अब हम लोग पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक अलग एंगल भी बताऊंगी। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्क्रूटनी भी आप लोग को इसी के साथ पता चल जाएगा। आइए आज के लिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आज के लिए जो आपका ये क्वेश्चन है, ये यूपीएससी की GS2 की मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। 2020 की ये क्वेश्चन पेपर है। पूरी क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन देखना है तो आप लोग देख सकते हो, हमारे चैनल पे है, सब्सक्राइब करके। साथ ही हर एक दिन आप लोग को यहाँ पे 3-3 क्वेश्चन लिखने के लिए दिया जा रहा है। मैं यहाँ पे 4-5 नहीं दे रही हूँ क्योंकि 3 आप लोग को लिखने में ही थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो टाइम स्लॉट के साथ मिनिमम टाइम आप लोग को 10 मिनट का रखना है, मैक्सिमम टाइम आप लोग को 15 मिनट्स का रखना है। जैसे आप क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं ना, तो एकदम कॉर्नर में आपको यहाँ पे टाइम लिखना है, ठीक है। आप स्टार्ट कब कर रहे हो आप टाइम लिख लो और देख लो, और एंड कब करोगे, जब कंक्लूजन लिख कर एंड करोगे तो टाइम देख लेना, कितना टाइम आपका हुआ एक आंसर को लिखने में, उस टाइम को यहाँ पे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं इस चीज़ को भी चेक करूँगी। मेरे द्वारा जो टाइम दिया जा रहा है, मैं कोशिश करती हूँ यहाँ पे कि आप लोग यहाँ पे कोशिश करो कि मिनिमम टाइम 10 मिनट का होना चाहिए एक आंसर लिखने का, और मैक्सिमम टाइम जो नए बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे 15 मिनट का होना चाहिए। 20 मिनट का भी अगर नए बच्चे को हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बल्कि शर्त ये है कि आप पूरी आंसर कंप्लीट कीजिए, ठीक है।
टाइम स्लॉट इसलिए मैं अब दे रही हूँ क्योंकि काफ़ी अक्टूबर से ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है मेंस आंसर राइटिंग का, और अभी ये काफ़ी आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो जो बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, अब आप लोग थोड़ा सा टाइम स्लॉट के अंदर लिखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ पे बैठकर आपको एक क्वेश्चन का आंसर 7 मिनट्स में लिखना है। तो ये प्रैक्टिस जब आज आप यहाँ करोगे ना, तब वहाँ एग्ज़ाम हॉल में जाकर कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है। तो ये कोशिश कीजिएगा आप लोग। 13 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे लिखना है कि जो स्ट्रेंथ और सस्टेंस है लोकल इंस्टीट्यूशन का इंडिया में, वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है फंक्शनरीज फंड से ये कंटेम्प्रेरी जो स्टेजेस है फंक्शनैलिटी का, उसमें ये चेंज हो गया है। तो आपको कुछ क्रिटिकल चैलेंजेस यहाँ पे क्या लोकल इंस्टीट्यूशन के द्वारा फेस किया गया है वो आपको बताना है। लोकल इंस्टीट्यूशन बोले तो पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़, तो इसके बारे में आपको बतानी है। देखिए, इस क्वेश्चंस का मैं डिस्कशन पहले भी कर चुकी हूँ, तो बार बार मैं नहीं करूँगी। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे आपका क्वेश्चंस मेंशन है। ये आपका 13, 14, 15 क्वेश्चन है आज की डेट का, ज़रूर लिखने का कोशिश कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे अगेन है कि राज्यसभा के द्वारा यहाँ पे यूजलेस जो स्टेपनी टायर है उसको आज के डेट में ट्रांसफॉर्म हो गया। यानी पहले कहते थे ना कि स्टेपनी है राज्यसभा, लोकसभा काम नहीं कर रहा तो राज्यसभा में देख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्यसभा का अपना खुद का इंपॉर्टेंस है, वो चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। स्पेशल पावर क्या है राज्यसभा का, वो आपको लिखना है। 15 में आपका यहाँ पे है कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ ए कमीशन की क्या ज़रूरत है, इसकी क्या स्टेप्स होनी चाहिए, ये आपको बताना है। और जो नेशनल कमीशन ऑफ विमेन है, क्या इसको आज के डेट में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दे देना चाहिए, क्या इसकी मेंशन जो है वो आर्टिकल के अंदर कर देनी चाहिए, तो इसके बारे में आपको बताना है कि क्यों ऐसा ज़रूरी है। यानी कि कोई भी ऐसी कमीशन जो कि स्टैट्यूटरी कमीशन होती है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, उसमें क्या डिफरेंस है, मेन आपसे वही जानने की कोशिश की जा रही है। तो ये अगेन आपका पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, लिखने का ज़रूर कोशिश कीजिएगा। कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और हाँ, जो भी नए बच्चे देख रहे हैं, अगर आप लोग को भी इस हमारे प्रोग्राम के साथ आपको ज्वाइन होना है, जिसमें कि आप अपने क्वेश्चंस को आंसर लिखते हो, तो उसको आप लोग हम लोग को सेंड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको बस एक मेल करना है rishika ch77@gmail.com। इसके बाद आप लोग को बताया जाएगा कि आप लोग हमारे इनिशिएटिव के साथ कैसे जुड़ सकते हो। एक्चुअली वो मुझे स्टार्टिंग में ही डिस्कस करनी थी, बट मेरे दिमाग से निकल गया, बट कोई नहीं, चलिए याद आ गया। ये है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्क्रूटनी। जैसे कि हम लोग पार्लियामेंट में देखें, सेंटर में क्या होता है, पार्लियामेंट होता है जिसकी दो बॉडी है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्य में आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलेगा। तो जैसे पार्लियामेंट में पावर है, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इस तरीके की पावर है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य की सरकारें हैं, उनकी किस तरीके से काम हो रही है, क्या फंक्शन है, उसको भी स्क्रूटनाइज करना है। इसमें भी सेम आपको ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेंगे कि बिल का डिबेट एंड डिस्कशन हो, कोई भी दिन स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन आवर के साथ हो, असेंबली की कमेटी हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जो कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है विधानसभा में, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो आपको देखने को मिलेगा वो कलेक्टिवली किस में रिस्पॉन्सिबल है, तो लोकसभा में, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं। अब देखते हैं कि स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो यहाँ पे कैसे फंक्शन करती है। तो सबसे पहला है कि लो सिटिंग आपको देखने को मिलेगा। 20 सालों में स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है हमारे देश में, ऑन एन एवरेज आपको देखने को मिलेगा कि 30 डेज से भी कम उनकी सिटिंग होती है एक साल में। बट कुछ स्टेट है जैसे केरल है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, ये कुछ एक्सेप्शन है जो कि अपना यह सिटिंग का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाए हुए हैं। लेकिन बाकी आपको देखने को मिलेगा कि ये लो सिटिंग है, यानी कि एक साल में जो है एक महीने भी ढंग से वो नहीं बैठक कर पा रहे। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना पुअर परफॉर्मेंस होगा। क्वेश्चन आवर की बात करें तो टोटल आप लोग को देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन आवर में जो स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन के ऊपर स्टार मार्क लगाया जाता है, वो यहाँ पे 12,200 राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो वेस्ट बंगाल में ऐसे स्टार्ट क्वेश्चन सिर्फ 65 ही रहते हैं। तो इसी टाइम पीरियड में अगर आप लोग देखो तो सिर्फ 21% ऐसे स्टार्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे 14th राजस्थान असेंबली में, और 7% ऐसे हैं जो कि 13th महाराष्ट्र असेंबली में ऐसे आंसर किए गए थे। तो आप लोग वेरिएशन भी देख सकते हो कि हर एक राज्य का वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, किसी राज्य में अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है, किसी राज्य में बुरे तरीके से। वही अगर 2020 में देखें तो मानसून सेशन जो कि वेस्ट बंगाल, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी और महाराष्ट्र असेंबली का जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन आवर के बिना ही किया गया। यानी कि ऐसे ऐसे ये है कि क्वेश्चन आवर करने का ज़रूरत ही नहीं है, ये ऐसे कुछ यहाँ पे राज्य है। ओपेक फंक्शनिंग देखें, यानी कि ऐसा काम किया जा रहा है जो कि आपको कोई भी नहीं देख सकता कि सरकार कैसे काम कर रही है। तो आप पार्लियामेंट के अलावा आप देखो कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सिटिंग्स है ना, वो यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग तो होती नहीं। लोकसभा राज्यसभा का तो आप लोग देख लेते हो टीवी में, लेकिन ऐसा जो है आप लोग का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का तो आप लोग कहीं देख नहीं पाते हो। तो कुछ स्टेट ऐसे ही है जैसे कर्नाटक, दिल्ली, राजस्थान, जो कि अपनी लेजिस्लेटिव डिबेट की जो टेक्स्ट है ना वो अपने असेंबली वेबसाइट में तो वो होस्ट करते हैं, लेकिन बहुत अदर्स है जो कि ऐसा काम नहीं करते। जैसे वेस्ट बंगाल, दीदी जी की जो सरकार है वो ऐसा कभी भी अपना लेजिस्लेटिव असेंबली में उनमें क्या क्या डिबेट
डिबेट डिस्कशन हुआ उसको कभी भी किसी के सामने खोल के नहीं रखती है। इसलिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर बात करें ना, तो यहाँ पे रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग पार्लियामेंट में कुछ चीज़ें देखें कि कैसे ये इनइफेक्टिव है, उसको इफेक्टिव करने की ज़रूरत है। तो सिर्फ पार्लियामेंट में ही नहीं, हमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी ये इफेक्टिव करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आई होप कि आपके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ होगा इस पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी को लेकर, जो कि पार्लियामेंट और साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में है। तो कन्फ्यूजन भी नहीं हुआ होगा, समझ रहे हैं कि पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी है क्या, इसकी जितनी भी इंस्ट्रूमेंट थी जैसे डिबेट डिस्कशन, क्वेश्चन आवर्स और पार्लियामेंट्री कमेटी, ये समझ गए क्यों इनइफेक्टिव है। क्योंकि यहाँ पे जो ड्यूरेशन और जो टाइमिंग है सेशन का वो पार्लियामेंट डिसाइड कर रही है, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आवर है वो डिसरप्ट हो रहा है। साथ ही यहाँ पे बिल को जो है पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर नहीं किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब आइए नेक्स्ट एक अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ, और इंटरेस्टिंग भी है, जो कि है विमेन इन जुडिशरी। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनके द्वारा स्ट्रेस किया गया है कि हमें अपनी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन है जुडिशरी में, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, आज के डेट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? ठीक है, आप लोग बताइए, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। अब आते हैं कुछ बैकग्राउंड में चल के देखते हैं कि ये टॉपिक कहाँ से निकल कर आया है। रिसेंटली जो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट है उनके द्वारा बेल दिया गया है एक मैन को, जिनके ऊपर ये आरोप था सेक्सुअल हरासमेंट का। ठीक है, और उनके द्वारा ये रिक्वेस्ट किया गया कि जो कंप्लेन है ना, वो यहाँ पे एक राखी उनको बंधवा के यहाँ पे किया गया है। इट मीन्स कि ये तो हद ही हो गई। इस अपील के साथ जो कि फाइल किया गया था 9 विमेन लॉयर्स के साथ, और वो ये चाहती थी कि हाई कोर्ट की ऑर्डर को ये इसको लेकर चले, और डायरेक्शंस जो कोर्ट का है हमारे कंट्री में उसको यहाँ पे इस तरीके के कंडीशंस को जो है ना इम्पोज करने से रोके, जो कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ लॉ के अगेंस्ट में देखने को मिल रहा है। मीन्स आप लोग देखते हो ना कि कई अजीब अजीब तरह की चीज़ें हमारी कंट्री में होती है। जैसे कि कोई रेपिस्ट है, किसी महिला के साथ उसने इस तरीके का दुर्व्यवहार किया, और बाद में ये जो केसेस होती है ना, ये कॉम्पनसेशन हो जाता है। कॉम्पनसेशन किस बेसिस पे होता है? या तो इसी लड़के का इसी लड़की के साथ शादी करा दी जाती है जिसके साथ उन्होंने रेप किया, या फिर राखी बांध दिया जाता है, यानी कि इसी लड़के के इसी लड़की को यहाँ पे इस लड़की ने इस लड़के को राखी बांध दिया। यानी या तो भाई बहन का रिश्ता बना दो, या तो यहाँ पे वाइफ हस्बैंड का रिश्ता बना दो। इस तरीके से ये जो केस होता है जिसमें कि ये जो आरोपी है जिसने रेप किया है, उसको यहाँ पे फांसी की सज़ा ना देकर, मर्डर की सज़ा ना देकर, हमारे कंट्री में क्या होता है कि और रिश्ता जोड़ दिया जाता है उस इंसान से। मीन्स एक हद ही है, मतलब कि मुझे बहुत ही अजीब लगती है, ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा हुआ है मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में। साथ ही इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, यहाँ पे जुडिशियल ऑर्डर दिया जाता है ना कि यहाँ पे राखी बांधो, रेप केसेस में आपको देखने को मिलेगा। या फिर आप लोग जो है ना, सेक्सुअल ऑफेंस हुआ यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो राखी बांधो, या फिर रेप हो गया है ना तो उसी से शादी कर लो। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये कितना हद तक विमेन को जस्टिस प्रोवाइड करती है, क्या ये सही है? हमारे सोसाइटी में इस तरीके की चीज़ें अगर चल रही है तो इसी के रिगार्ड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा ये कहा गया ना कि जो जेंडर सेंसिटाइज जो जजेस हैं उनको यहाँ पे ज़रूरत है, और साथ ही साथ विमेन का जो पार्टिसिपेशन है जुडिशरी में वो यहाँ पे इम्प्रूव होना चाहिए। अब देखिए फंडा क्या है कि जुडिशरी में आपको देखने को मिलेगा कि सारे मेल मेंबर होते हैं। ठीक है, फीमेल मेंबर की बहुत कमी है, हमारे यहाँ जजेस की बहुत कमी है फीमेल मेंबर में। तो क्या करते हैं ये लोग, जितने भी रेपिस्ट पहुंचते हैं वो तो मेल ही होते हैं, उनको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है हमारे कंट्री में ऐसा भी आपको जुडिशरी सिस्टम में देखने को मिलेगा कि पिटीशंस बहुत फाइल करने का यहाँ पे रहता है। जैसे आप निर्भया केस में ही देख लो, 7 साल लग गए उनको फांसी की सज़ा तक पहुँचाने के लिए। 7 साल क्यों रखे थे? उनको घर में जेल में बैठा के खाना पिलाने के लिए थोड़ी रखे थे मुजरिम को। उनके पास इतना प्रोसीजर ही है। हमारे कंट्री में जुडिशियल सिस्टम में ये प्रोसीजर बहुत डिले होता है। एक तो यहाँ पे आप लोग देखो कि मर्सी पिटीशन भी इस तरीके के रेपिस्ट को जो है ना, ऐसा हमारे कंट्री में दिया गया है कि ये मर्सी पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट से डायरेक्ट वो कह सकते हैं कि हमें जो है माफ़ कर दीजिए, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, हमें जिंदा रहने का हक है। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि मर्सी पिटीशन तो इनको देना नहीं चाहिए। अब ये मर्सी पिटीशन है, प्रेसिडेंट उस कागजात को पढ़ते हैं, फिर वो देखते हैं कि अच्छा क्या है नहीं है, उसके बाद वो अपना ऑर्डर देते हैं।
उसके बाद जो है, इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार लगाते हैं कि रिव्यू पिटीशन देके कि आप जो अपना मुझे जो सज़ा सुना है ना, एक बार फिर से आप उसको देख लीजिए, फिर से आप अपना जो जो भी जजमेंट दिए है उसको फिर से रिव्यू कर लीजिए। तो इतने सारे पिटीशंस भी फाइल करने का यहाँ पे अधिकार दिया गया है जो इससे ऐसे रेपिस्ट होते हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ जो केसेस है ना, वो बहुत दिन के बाद आपको देखने को मिलेगा कि सुलझते हैं। इसके बीच में तो काफ़ी करप्शंस भी होता है, वो यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, अभी ये मुद्दा उठाया गया है। तो मेल होते हैं तो ऑब्वियस है, आप लोग देखते हो कि जैसे सोसाइटी में भी हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान हमारा समाज है, तो काफ़ी फेवर किया जाता है। लड़के अगर कुछ गलत करके आ जाए तो इट्स ओके फाइन, लेकिन लड़कियां वही चीज़ गलत करके आ जाए तो उनको तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनको माना नहीं जाएगा, उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। वही चीज़ है जुडिशरी सिस्टम में भी आप इसी चीज़ को फील कर सकते हो। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एग्जिस्टिंग वुमेन पार्टिसिपेशन अगर हम लोग जुडिशरी में देखें, हाई सुप्रीम कोर्ट में पहले देखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में आज की डेट में सिर्फ 2 विमेन जजेस हैं, ठीक है। और टोटल यहाँ पे सेक्शन स्ट्रेंथ कितना है, तो 34 जजेस का है। और आज तक आपको जो है ना, हमारे इंडिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फीमेल देखने को नहीं मिलेगी। बहुत अजीब सी चीज़ है ना, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हमारी फीमेल रह चुकी है लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फीमेल नहीं है। 70 साल हो गए हैं, सिर्फ 8 विमेन जजेस हैं जो कि अब तक सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुई है। यानी कि 70 साल में सिर्फ 8, 10 भी नहीं, सोचने वाली बात है। 70 भी नहीं, 70 तो बहुत दूर हो गया, लेकिन सिर्फ 8, ओनली 8। जस्टिस फ़ातिमा बेवी है जो कि फर्स्ट वीमेन सुप्रीम कोर्ट की जज है और उनको 1989 में अपॉइंट किया गया था। 40 साल के बाद जब इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, तो 40 साल के बाद पहली यहाँ पे महिला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी। तो नाम याद रखिएगा, फ़ातिमा बेवी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट नाम हो चुका है। करेंटली आज के डेट में आप देखोगे तो 17 विमेन सीनियर काउंसिल है जो कि सुप्रीम कोर्ट में डेजिग्नेटेड है। और टोटल पोस्ट कितना है इसके लिए, 403 है, लेकिन इसमें से कितने यहाँ पे सिर्फ अपॉइंटेड है, तो 17 विमेन है। यानी कि कहीं से आपको जो है ना कोई इक्वल रेशियो भी नहीं देखने को मिलेगा। तो ये तो हमारे यहाँ की बुरी स्थिति है। हाई कोर्ट में देख लीजिए, हाई कोर्ट में आप देखोगे तो अब तक सिर्फ 80 विमेन जज है। आउट ऑफ टोटल कितना सीट है, तो 1113 है। इसमें से सिर्फ 80 विमेन जजेस है जो कि आपको सारे हाई कोर्ट में मिला के देखने को मिलेगा। 6 हाई कोर्ट है जैसे मणिपुर, मेघालय, पटना, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड, जिसमें कि कोई भी सिटिंग विमेन जज है ही नहीं। सोचने वाली बात है, ठीक है। तो जिस भी शहर से आप लोग, इस अगर राज्य से है तो आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे कोई भी विमेन जज, सिटिंग विमेन जज नहीं है। सब ऑर्डिनेट कोर्ट में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे 27% फीमेल जजेस है जो कि लोअर जुडिशरी में है। सब ऑर्डिनेट जुडिशरी में आप देखोगे तो बेटर वुमेन पार्टिसिपेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है कुछ स्टेट के द्वारा, और एंट्रेंस एग्जाम भी जो है वो एंट्री लेवल में है, और ये हाईली स्क्यूड आपको देखने को मिलेगा दूसरे स्टेट्स के। तो सब ऑर्डिनेट जजेस में जो है ना बेटर वुमेन की पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है अगर हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केस में देखें। अब एडवोकेट अगर हम लोग देख लें तो विमेन में से 15% ऐसी है जो कि एडवोकेट में इनरोल हुई है, ठीक है। एडवोकेट और लॉयर में आप लोग कंफ्यूज तो नहीं होते हो ना। जैसे कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो बीए एलएलबी की डिग्री ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो क्या होता है ना कि फाइनल ईयर में जाके कोर्ट में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, तो उनको हम लोग लॉयर कहने लगते हैं। लेकिन लॉयर का ये अधिकार नहीं होता ना कि वो अपने क्लाइंट के लिए कोर्ट में जजेस के सामने केस लड़ सके। वो लॉयर के पास ये पावर नहीं होता है। पावर किसके पास होता है? एडवोकेट के पास पावर होता है। एडवोकेट जो है अपने क्लाइंट के लिए जजेस के सामने खड़े होकर कोर्ट में उनके बिहाफ में वो लड़ाई कर सकते हैं। लड़ाई इन द सेंस क्या होती है, कोर्ट में आपको जो है सच और झूठ, झूठ को सच, सच को झूठ बनाना पड़ता है। तो एडवोकेट कहने का मतलब है कि जो आप लोग खड़े होकर अपने क्लाइंट के फेवर में बात कर सको, ठीक है। तो ये एडवोकेट और लॉयर के बीच में डिफरेंस है। अब यहाँ पे समझिए कि क्यों हम लोग को ज़रूरी है कि विमेन की पार्टिसिपेशन हम लोग जुडिशरी में बढ़ाएं। नहीं है तो नहीं है, क्या जा रहा है कि नहीं, लेकिन क्यों ज़रूरी है ये समझिए। सबसे पहले कि हमारे संविधान में प्रोविज़न दिया गया है, आर्टिकल 14 है जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ कहते हैं कि कानून के सामने सब बराबर हैं। आर्टिकल 15 है कि आपको ना ही कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब के बेसिस में आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, मतभेद नहीं करना है। 15(3) है जिसमें कि आपका रिजर्वेशन दिया गया है विमेन को, और 16 है जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट के लिए आपका कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। 39A है, वेलफेयर ऑफ पीपल की बात की जाती है। 39B है DPSP में, 39C है, 42 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें कि जेंडर जस्टिस की बात की जा रही है। इसलिए हमें अगर विमेन के लिए यहाँ पे जस्टिस प्रोवाइड करना है, हम लोग चाहते हैं कि विमेन को जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले, तो इसके लिए क्या है कि हमें जुडिशरी सिस्टम में विमेन को भेजना होगा। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि मेल इंसान वहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेल इंसान जो है, जो रेपिस्ट है, या तो उनको
मतलब कि शादी करा दे रहे हैं, हस्बैंड बना दे रहे हैं, और अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट हो गया तो उसको भाई बहन बना दे रहे हैं। तो ये काम मेल के द्वारा किया जा रहा है। अगर वहीं पे फीमेल रहेगी ना तो इस चीज़ को कट करेगी, उसके लिए यहाँ पे आर्गूमेंट करेगी, लड़ेगी, ठीक है। सारे मेल मेल साथ रहते तो हाँ हाँ ठीक है यार, सल्टाओ इसको, ऐसे बोल के हटाओ इसको, क्यों इसको मारना, क्यों इसको ये करना, थोड़ा सिंपैथी हो जाता है कि नहीं। लेकिन जेंडर सिंपैथी हो जाता है। लेकिन वही फीमेल रहेगी तो इस चीज़ में सही तरीके से महिलाओं को जो है कहीं ना कहीं जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब ऐसा केस हमारे यहाँ होता है ना, इसलिए कोई भी लड़कियों की रेप होती है, कोई भी लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है ना, तो कोर्ट जाना भी वो लोग वाजिब नहीं समझती, वो लोग एफआईआर लॉन्च कराना भी वाजिब नहीं समझती, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पे जाके क्या मिलने वाला है, इसी लड़के के साथ जो है मेरा कोई किसी भी तरीके से रिश्ता जोड़ दिया जाएगा, उसको थोड़ी फांसी पे लटकाया जाएगा, इसलिए महिलाएं आगे नहीं निकलती है। ये भी रीज़न है हमारे सोसाइटी का, ठीक है। सेकेंड है कि सेंसिटिविटी होती है प्रोसीडिंग में। जो भी हमारे सोसाइटी में विमेन है उनको एक एम्पैथेटिक और सेंसिटिव तरीके से देखा जाता है, इसीलिए हमें उनकी क्वालिटी ऑफ जस्टिस को इम्प्रूव करने के लिए पार्टिसिपेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये रूल ऑफ लॉ के थ्रू भी ये एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। सोशल रिस्पेक्ट अगर हम लोग देखें, जैसे विमेन की नंबर अगर जुडिशरी में राइज होगी ना, तो हमारे यहाँ का एक आप लोग देखते हो कि जिस फील्ड में विमेन चले जाती है, जैसे आज के डेट में आप देखो कि फ़्लाइट उड़ाती है विमेन। अभी नॉर्थ पोल से जो है जो पायलट है, को पायलट के साथ जो है वो फ़्लाइट 16 आवर्स की जो फ़्लाइट है वो वहाँ पे अपना उड़ाई है, मतलब कि सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक। तो एक बहुत बड़ी बात होती है, मीन्स कोई नहीं सोचता है, लेकिन जब विमेन उस फील्ड तक पहुंच जाती है ना, तो हमारे सोसाइटी में एक तरीके का ना काइंड सपोर्ट निकल कर आता है कि हाँ ठीक है, हमारी बेटी भी आगे निकलनी चाहिए। अगर हम लोग हैं तो हम लोग को भी लगता है कि नहीं, हम लोग को भी इस फील्ड में जाना चाहिए, कोई टफ काम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ है, नहीं। तो वही चीज़ है कि अगर यहाँ पे जुडिशरी में, क्योंकि आज के डेट में जुडिशरी में महिलाएं कम है ना, तो इसलिए लड़कियाँ जाती भी नहीं हैं, तो इसलिए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा जो एक सोशल स्टिग्मा है ना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगा। साथ ही एसेसिबिलिटी भी, महिलाओं को बहुत आसानी से ना जस्टिस मिल जाएगा। जैसे आप लोग देखो कि जब हम लोग बच्चे थे, क्लासरूम में थे, तो जैसे जब टीचर आते थे पढ़ाने के लिए, तो बहुत बार ऐसा होता था, मैं अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी इसको को रिलेट कर सकते हैं, कि जैसे कोई टीचर आते थे तो मेल टीचर होते थे ना, तो टॉयलेट भी जाना होता था तो मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती थी कि उनसे बात करूँ, उनको बस इतना ही बोलना होता था, मे आई गो टू टॉयलेट। बट ये भी बोलने में मुझे कहीं ना कहीं जो है ना एक हेजिटेशन फील होता था। बट कोई अगर फीमेल टीचर आती थी तो बहुत आराम से उनको बोलकर निकल जाती थी मैं। तो आप लोग एक चीज़ समझ सकते हो कि ये कहीं ना कहीं सही है कि जहाँ आपको विमेन दिखती है ना, अगर विमेन को किसी भी तरीके की परेशानी है तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल समझती है कि उनको बात समझने के लिए विमेन ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, दूसरा कि प्रोसीडिंग में बहुत सेंसिटिविटी की बात होती है, तीसरा सोशल रिस्पेक्ट की बात होती है, और चौथा जो सोशल स्टिग्मा है वो कहीं ना कहीं दूर होगा, और पांचवा ये है कि हमारे यहाँ जो है विमेन को जस्टिस आसानी से मिल पाएगा। नेक्स्ट है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। बात तो कर लिए हम लोग कि हाँ ज़रूरी है, ठीक है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना आसान तो नहीं है कोई भी चीज़ें। सबसे बड़ी चैलेंजेस है अपॉइंटमेंट का। हायर जुडिशरी पावर ऑफ अपॉइंटमेंट आप देखोगे ना, तो ये कॉलेजियम के अलावा ये बाहर है। जैसे आप देखते हो कि जजेस का जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है या फिर जजेस का जो ट्रांसफ़र होता है वो एक कॉलेजियम सिस्टम होता है। अब ये कॉलेजियम सिस्टम इतना ज़्यादा ओपेक है ना कि इसमें कभी भी ये आपका बात निकल कर नहीं आता है कि किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों बनाया गया, किसी भी जज को जो है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में क्यों ट्रांसफ़र किया गया। इसकी जो कॉलेजियम सिस्टम की जो बातें हैं ना वो यहीं तक रह जाती है, ये बाहर निकल कर नहीं आ पाती है, बहुत ही ओपेक है। तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि एक मेल जो जज है ना वो हमेशा रेफ़र करते हैं मेल जज को ही, बहुत कम चांसेस है कि विमेन जज को भी वो रेफ़र करेंगे। और इसमें आपको नेपोटिज्म भी देखने को मिलता है, भाई भतीजावाद बहुत ज़्यादा होता है जुडिशरी सिस्टम में भी, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। एंट्रेंस एग्ज़ाम होना चाहिए मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी जो है ना एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होना चाहिए, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास करेगा वही यहाँ पे जजेस होंगे। तो मान लीजिए कि अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा ना तो बहुत अच्छी बात होगी, विमेन तो वहाँ पे भर भर के जाएगी, फिर तो उल्टा ही हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये कॉलेजियम भी जो है ना ये मेल जजेस के द्वारा ही चलाया जा रहा है, इसलिए ऐसा आपको देखने को मिलेगा। वर्क प्लेस कंडीशन अगर आप लोग देखो तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, स्पेशली वो भी यंग विमेन के लिए, क्योंकि मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है ना, पुरुष प्रधान प्रोफेशन है। और यहाँ पे पुअर सैनिटेशंस आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे हाई कोर्ट में जाती हूँ, वहाँ पे भी सैनिटेशन की साफ़ सफाई अच्छी नहीं होती है।
और पेड जो मैटरनल लीव है ये तो अभी तक है नहीं, मुझे पता नहीं कि दूसरे स्टेट में ये दिया जाता है कि नहीं, बट मेरे राज्य में ये नहीं दिया जाता, मैटरनल लीव नहीं है, क्रेचेस की फैसिलिटी नहीं है। इट मीन्स कहने का मतलब है कि जैसे कल को मैं अगर प्रेग्नेंट होती हूँ, मेरे बेबी होते हैं, तो मैं बेबी को ही लेकर जा सकती हूँ कोर्ट में, मैं कोर्ट में अपना काम करूँ और एक छोटा सा रूम हो, टॉय रूम जैसा होता है, वहाँ पे बच्चे का देखभाल हो, उनको जो है वहाँ पे खेले भी, वो अपना देखभाल भी करें, उनको देखने के लिए भी लोग हो, और टाइम टू टाइम जाकर मैं भी अपने बच्चों को देखते रहूँ। तो क्रेच फैसिलिटी भी नहीं है। सेक्सुअल हरासमेंट की केस आपको देखने को मिलेगा कि बहुत होता है, और लोअर नंबर ऑफ वुमेन है जो कि लिटिगेशन में आपको देखने को मिलेगा, और बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि ट्रांसफ़र हो जाता है जजेस का। इवन आफ्टर आप देखो कि विशाखा गाइडलाइंस और जेंडर सेंसिटाइजेशन जो कमेटी है, इनके बाद भी ये देखने को मिलता है कि हायर जुडिशरी में जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलती है। साथ ही जॉब सिक्योरिटी और इरेगुलरिटी भी आप देख सकते हो। लिटिगेशन जॉब अगर हम लोग हायर जुडिशरी में देखें ना, तो वो इतना कंटिन्यूस इनकम सोर्सेज नहीं आपको देखने को मिलता है। यानी कि ऐसा नहीं है जैसे लॉयर है या फिर एडवोकेट है या जजेस है, उनकी ही इनकम है जो कि आपको कंटिन्यूस देखने को मिलेगा। बाकी क्या होता है ना कि जब केस निकल कर आता है, जैसे लॉयर का भी अधिकतर आपको कंटिन्यूस नहीं है। जब कुछ अच्छा केस मिल गया तो लॉयर आप लोग देखते हो कि कितना पैसा ऐंठते हैं, क्यों ऐंठते हैं, क्यों इतना पैसा वो चार्ज करते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनके पास ऐसा कोई फिक्स्ड इनकम होता नहीं है। जिस जिस तरीके का केस आता है वो उस तरीके का जो है ना वैसा उनका देखने को मिलता है। आप देखते हो कि बहुत अच्छे जो लॉयर होते हैं उनका फ़ीस बहुत ज़्यादा होता है, जो पॉपुलर लॉयर्स नहीं होते उनकी फ़ीस बहुत कम होती है। तो आप फ़ीस के बेसिस पे भी समझ सकते हो कि एक लॉयर का जो है ना कितना ओहदा है, कितना रिस्पेक्ट है और कितना उनकी मान सम्मान है। तो फ़ीस भी आपको देखने को मिलता है कि काफ़ी वैरी होता है। तो इसमें विमेन जो है ना ज़्यादातर सिक्योर नहीं कर पाती हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल आप लोग देखते हो कि हमारा जिस तरीके से देश है उसमें विमेन को एक अलग ही रूप में देखा जाता है, और इरेगुलर भी है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि हमें इस चीज़ के ऊपर मॉनिटरिंग और असेसमेंट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पे हाई कोर्ट को, लोअर कोर्ट को और ट्रिब्यूनल को डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो डेटा को कलेक्ट करें और वो देखें कि नंबर ऑफ़ विमेन जजेस कितनी है और ईयर वाइज नंबर ऑफ़ जो सीनियर डेजिग्नेट है वो कितने हैं, इसको डिटरमाइन करना है। सेकंड है कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, यानी कि कुछ चेक एंड बैलेंस जो है वो होनी चाहिए। कैसे? यहाँ पे कोलेजियम, आज तक जो है ना कोलेजियम को हटाने के लिए एक कानून आया था जिसको कि एंजेक कानून कहते हैं, ठीक है। ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा रहा था, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया, ठीक है। अब ये एंजेक्ट क्या था? ये नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन था। इसको बनाने की बात की जा रही थी कि जो हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते हैं ना, वो इस कमीशन के द्वारा जो है अब वो अपॉइंट होकर जाएंगे, कोलिजियम सिस्टम नहीं होगा। और ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा रहा था, बहुत बड़ा अमेंडमेंट था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस गई तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि नहीं नहीं, ये तो हमारे कंट्री में क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहाँ आता है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हनन हो रहा है। बिल्कुल ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। ये अब तक आप देखते हो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। मुझे लगता है कि ये केस 2016 की थी और अब तक ये 2-3 बार रिपीट हो चुकी है प्रीलिम्स में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, आप एनजेक के बारे में जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चेक एंड बैलेंस करना चाहिए कि कॉलेजियम सिस्टम को यहाँ पे फिर भी नहीं ख़त्म किया गया। बहुत कोशिश किया गया सरकार के द्वारा कि कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म किया जाए, लेकिन नहीं हो पाया। तो इसको ख़त्म करना है चाहिए, इसके ऊपर देखना चाहिए। ख़त्म नहीं तो इसमें एक्चुअली ट्रांसपेरेंट तो हो, यहाँ पे बातें तो निकल कर आए ना कि किस जजेस को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने के लिए अगर रेफ़र किया जा रहा है तो किस बेसिस पे किया जा रहा है, ठीक है। और अगर किसी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ये सारी तर्क वितर्क होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे कोर्सेज और ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसा कहा जाता है कि फ़ीमेल यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं हो पाएगी, फ़ीमेल इस चीज़ को नहीं झेल पाएगी, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेनिंग चीज़ें होनी चाहिए ना। ट्रेनिंग आपको फ्रेशर्स को ट्रेनिंग अच्छे खासी दीजिए, ज़्यादा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दीजिए कि वो यहाँ पे कोर्ट में आकर बैठे देखें कि कैसे प्रोसीडिंग होती है वगैरह वगैरह। तो ट्रेनिंग भी बेटर तरीके से और स्ट्रिक्ट तरीके से देना चाहिए। रिटेंशंस भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, यानी कि जो विमेन एडवोकेट है हायर जुडिशरी में, उनको ये ज़रूरी है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो कोलिजियम के लिए, तो उनको यहाँ पे अपॉइंट किया जा सके। अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे एकदम लिखा गया है कि नहीं सिर्फ पुरुष ही यहाँ पे होंगे। जब हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की विमेन जजेस थी, ठीक है, अब तक यहाँ पे अगर 8 आई है तो और भी आ सकती है, तो महिलाओं को भी यहाँ पे थोड़ा सा और फोर्स लगाना होगा। साथ ही हॉलिस्टिक इंक्लूजन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है, हम लोग आज की डेट में जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो ये जुडिशरी में आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा इनइक्वालिटी है। हालांकि आपको सारी फील्ड में इनइक्वालिटी देखने को मिलेगा, लेकिन अगर ये मुद्दा निकल चुका है, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का अगर गोल नंबर 5 है जिसमें कि हम लोग बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, जिसे हम लोग 2030 तक कंप्लीट करना है, इसे हासिल करना है, तो क्यों नहीं हम लोग ये सारे सेक्टर्स को यहाँ पे जो है जेंडर इक्वालिटी के साथ लेकर चल रहे हैं। तो इसलिए ये बातें होनी चाहिए, हॉलिस्टिक इंक्लूजन्स की
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, हमारा टाइम भी हो चुका है एंड आई होप कि आप लोग को सही से समझ में आया होगा। विमेन इन जुडिशरी फिर से देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का केस निकल कर आया है जिसमें कि राखी बांध दिया गया, यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट हुआ लड़की के साथ, और उस लड़के को कहा गया कि छोड़ो यार, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी पेंसिल चुरा लिया गया है, उसकी टिफ़िन लंच बॉक्स लड़कों के द्वारा खा लिया गया है। उसमें कहा जाए कि कोई नहीं, तुम लोग तो भाई बहन हो, अपने आप को संभालो, अपना रिश्ता जो है मेंटेन करो। सेक्सुअल हरासमेंट वाली चीज़ों में इस तरीके का यहाँ पे काम होता है, तो इसीलिए वुमेन की जो है पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। सो गर्ल्स, जो भी आप लोग लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, प्लीज़ इस सारे फील्ड में भी ज़रूर ध्यान दीजिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये डेटा ज़रूर याद रखिएगा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन राइज होता है तो आप लोग इस डेटा को बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ अब तक 2 ही विमेन जज है, और पहली जो विमेन जज है फातिमा बेवी, उनका नाम याद रखिएगा। और सिर्फ 8 ही विमेन जज है जो कि अपॉइंट की गई है सुप्रीम कोर्ट में। साथ ही साथ अगर हम लोग हाई कोर्ट में देखें तो 80 वीमेन जज है अभी तक, और सब ऑर्डिनेट कोर्ट में देखोगे तो 27% है लोअर कोर्ट में। क्यों हमें ज़रूरी है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, और ये सारी चीज़ें हैं अभी हम लोग ने देख लिया। क्या चैलेंजेस है अपॉइंटमेंट को लेकर, कॉलेजियम के बारे में ज़रूर लिखिएगा। वर्क प्लेस कंडीशंस आप लोग देख सकते हो कि इतना ज़्यादा विमेन फ्रेंडली नहीं है। अभी विमेन फ्रेंडली नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे विमेन की नंबर ज़्यादा नहीं है, तो फिर क्यों यहाँ पे मैटरनिटी लीव के बारे में सोचेंगे, क्यों क्रेंच फैसिलिटी देंगे, क्यों सेक्शुअल हरासमेंट जैसी कानून बनाएंगे। तो जब यहाँ पे विमेन की पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो जाएगी ना, तो ऑब्वियस है कि ये सारी चीज़ें अपने आप आने लगेगी। जॉब सिक्योरिटी और इरेगुलरिटी है, अगर आप लोग काम अच्छे से करोगे, हमारे यहाँ जजेस और एडवोकेट की कमी नहीं है। तो कैसे कमी नहीं है, वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं तभी तो इसीलिए महिलाओं को भी यही है कि आप लोग ऐसा ना सोचे कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है और इरेगुलरिटी है, बिल्कुल नहीं। आप लोग लॉ का पेपर दे के आराम से जुडिशल सर्विस का एग्ज़ाम दे सकते हो। हर एक स्टेट का होता है, अभी ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे नहीं हो रहा है, इसके ऊपर काम चल रहा है, बात हो रही है। देखिए कि आगे चलने वाले टाइम में ये इम्प्लीमेंट होती है कि नहीं होती है, तो आप लोग देख सकते हो जो भी लॉ बैकग्राउंड के हो, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड में भी बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। कल हम लोग देखने वाले हैं कि रिव्यू करेंगे इन्फॉर्मेशन कमीशन का, तो थोड़ी सी ये लेंथी आर्टिकल है, इसलिए मैं अभी स्टार्ट नहीं करूँगी, अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी एक्ट वगैरह के साथ, ठीक है। इसी तरीके से आराम से पढ़ते रहिए और हैप्पी रहिए, खुश रहने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हैप्पी रहिएगा और मन अगर चंगा रहेगा ना, तो आप लोग कम टाइम में भी सारी चीज़ों को अच्छे से ग्रैब कर पाइएगा। तो लेसन को लाइक कर दीजिए, और इसी के साथ अगर आप लोग करंट अफेयर्स को मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इससे हमारी फैमिली का पार्ट बन जाइए सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब कीजिएगा, डेली बेसिस में आपको 4 बजे वीडियो यहाँ पे मिल ही जाती है करंट अफेयर्स की, तो उसे देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी टाइम अगर मैं अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका ज़रूर पहुँचना चाहिए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जो कि रिसोर्स पॉइंट UPSC के नाम से, आप लोग वहाँ पर सर्च करके ज़रूर ऐड हो जाइए। जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल होती है UPSC से ज़रूरी, मैं वहाँ पर सब अपलोड करते रहती हूँ। और कोई भी अगर डाउट, कोई सजेशंस है तो आप लोग फ्री हो के आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।